अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेकंड मैसेंजर सिस्टम के बारे में। सेकंड मैसेंजर सिस्टम क्या होता है? जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो डायरेक्टली अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक सेकंड मैसेंजर की मदद ले रहे हैं। अब हार्मोन्स जो होते हैं वो एक साइटोप्लाज्म के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक रिसेप्टर पड़ा होता है, उसके साथ आके हार्मोन बाइंड कर लेता है। फिर वो जो रिसेप्टर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके एक्टिवेट होने से वो फर्दर जो सेल के अंदर प्रोटीन्स पड़ी होते हैं या एंजाइम पड़े होते हैं उनको एक्टिवेट करवा देता है, और फिर वो एक्टिवेटेड एंजाइम्स या प्रोटीन्स अपना सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और वो फंक्शन बेसिकली किसका फंक्शन होता है? जो हार्मोन आकर रिसेप्टर को बाइंड हुआ था उसका फंक्शन होता है। तो इस तरह से डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो एक सेकंड मैसेंजर की मदद लेते हुए अपना फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। अब सेकंड मैसेंजर सिस्टम जो है वो बहुत सारे मैकेनिज़म्स के ज़रिए होता है। एक साइक्लिक एएमपी सिस्टम है हमारे पास, एक हमारे पास जैक-स्टैट सिस्टम है, एक हमारे पास इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट के ज़रिए भी एक प्रोसेस होता है, और एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है। अब इन चारों मैकेनिज़म्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइक्लिक एएमपी सिस्टम क्या होता है। अब ये आपको नज़र आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है और ये सेल के अंदर का कंपार्टमेंट है। अब होगा क्या कि यहाँ पर एक हमारे पास रिसेप्टर पड़ा हुआ है। ये रिसेप्टर डिफरेंट लूप्स बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। एक पार्ट इसका सेल के बाहर है, एक पार्ट इसका सेल के अंदर है। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये इसका एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है और ये इसका इंट्रा सेलुलर पार्ट है। ये बेसिकली क्या है? ये रिसेप्टर है। रिसेप्टर क्या होता है? जो किसी भी चीज़ को रिसीव करता है। अब ये रिसेप्टर क्या करेगा? ये जिस हार्मोन ने फंक्शन परफॉर्म करने सेल के अंदर उसको रिसीव करेगा। फॉर एग्जांपल ये वो हार्मोन है जिसने सेल के अंदर फंक्शन परफॉर्म करना है। अब ये आके इस रिसेप्टर के एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट के ऊपर बाइंड कर चुका है। अब जब ये हार्मोन इस रिसेप्टर के एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट के ऊपर बाइंड करेगा तो ये रिसेप्टर क्या हो जाएगा? ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस रिसेप्टर के एक्टिवेट होने से क्या होगा? अगर हम इस रिसेप्टर का इंट्रासेलुलर पार्ट देखें तो यहाँ पर एक जी प्रोटीन इसके इंट्रासेलुलर पार्ट के साथ अटैच्ड है। इसको हम कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब ये जी प्रोटीन क्या होती है? जी प्रोटीन बेसिकली एक सेल के अंदर एक इसके 3 सब यूनिट्स होते हैं। सेल के अंदर एक प्रोटीन है, अल्फ़ा बीटा और गैमा, इसके 3 सब यूनिट्स होते हैं, और इसके साथ अटैच होता है जीडीपी। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? जी प्रोटीन बनाते हैं। तो अब होता क्या है? ये जी प्रोटीन जो है ये इस रिसेप्टर के साथ कपल्ड है। अब जब हार्मोन आया उसने इस रिसेप्टर को एक्टिवेट किया तो जो इंट्रासेलुलर पार्ट ऑफ द रिसेप्टर होता है उसके अंदर एक चेंज आता है। अब ये चेंज क्या आएगा? ये जी प्रोटीन जो होगी ना, अब ये एक्टिवेटेड रिसेप्टर इस जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। जी प्रोटीन की एक्टिवेशन किस तरह से होगी? इसका जो जीडीपी इसके साथ जो अटैच है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? जीटीपी के अंदर। ठीक है, पहले ये ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट थी, अब ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगी, यानी इसके अंदर एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। जब ये जीटीपी बनेगी, जीडीपी से जीटीपी बनेगी, तो ये जो अल्फ़ा सब यूनिट है जी प्रोटीन का, ये क्या कर जाएगा? डिसोसिएट कर जाएगा। अल्फ़ा सब यूनिट जिसके साथ जीटीपी अटैच है ये जी प्रोटीन से क्या करेगा? डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जी प्रोटीन की एक्टिवेशन हो गई। अब इस अल्फ़ा सब यूनिट और जीटीपी ने क्या करना है? ये जाएंगे और एक और ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम को जाके एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास साइक्लिक एएमपी सिस्टम है इसमें क्या होगा? ये जो अल्फ़ा सब यूनिट और जीटीपी हैं ये जाके ये जो हमारे पास एडिनाइलाइल साइक्लेज, इसको हम कहते हैं एडिनाइलाइल साइक्लेज, इसके साथ जाके बाइंड करेंगे। जब ये अल्फ़ा सब यूनिट और जीटीपी इसके साथ जाके बाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसने एक्टिवेट हो जाना है, इसका काम क्या है? इसका काम है सेल के अंदर जितनी भी एटीपी पड़ी हुई है उसको इसने साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब अल्फ़ा सब यूनिट और जीटीपी ने एडिनाइलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया। एडिनाइलाइल साइक्लेज अपना काम करेगा, एटीपी को कन्वर्ट करेगा साइक्लिक एएमपी में। अब साइक्लिक एएमपी एक्ट करेगा एज अ सेकंड मैसेंजर। अब असल काम जो करवाना है वो इस साइक्लिक एएमपी ने करवाना है। साइक्लिक एएमपी क्या करेगा? इसने एक्टिवेशन करवानी है इनएक्टिव साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस की। ये क्या करेगा? ये जो इनएक्टिव साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस हैं उनको एक्टिवेट कर देगा। इसको हम कहेंगे एक्टिव
साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेसिस, साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस। अब जो साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस हैं, ये अपनी एक्टिव फॉर्म में क्या करेंगे? काइनेसिस का काम क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन करवाना। तो बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स जो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, उनको एक्टिव होने के लिए फॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत होती है। अब इन प्रोटीन्स के इनएक्टिव होने की वजह से सेल में बहुत सारे फंक्शन रुके हुए हैं। जब हमारे पास एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन काइनेसिस आ जाएगी तो वो इन प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन करवाएगी। जैसे आपने देखा एटीपी ने प्रोटीन के साथ मिलकर प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन करवा दी, प्रोटीन के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच करा दिया और ख़ुद क्या बन गया? एडीपी। तो इससे क्या हो जाएगी? जो एक्टिव प्रोटीन काइनेसिस है वो प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन करवा के प्रोटीन को एक्टिव कर देंगे और फिर ये प्रोटीन जो होंगी ये सेल के अंदर डिफरेंट सेलुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगी। ठीक है, तो असल में ये काम करवाना किसने था? यहाँ पे जो आके हार्मोन बाइंड हुआ था, असल में ये फंक्शन इसने करवाना था, लेकिन क्योंकि ये सेल के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल नहीं है या ये डायरेक्टली अपना काम नहीं कर सकता, तो ये एक रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा सेकंड मैसेंजर का, वो किससे होगा? वो होगा, हम कहते हैं डाइसाइलग्लाइसरोल इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट सिस्टम। अब ये मैं आपको गाइटिन की डायग्राम दिखा रही हूँ और यहीं से समझा देती हूँ कि किस तरह से इसका ये पूरा फ्लो चार्ट कैसे बनाना है और किस तरह से इसको समझना है। अब जो हमने साइक्लिक एएमपी सिस्टम पढ़ा था, उसमें जो आपकी जी प्रोटीन थी वो कहाँ पे प्रेजेंट थी? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट थी। इस केस में क्या होगी? आपकी जो जी प्रोटीन है वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है और जो आपका एंजाइम है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, जिसको जी प्रोटीन ने एक्टिवेट करना है। वहाँ पर जी प्रोटीन ने किसको एक्टिवेट किया था? एडिनाइलाइल साइक्लेज को। यहाँ पर जी प्रोटीन ने फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करना है। अब देखते हैं कि होगा क्या। सबसे पहले आपका जो हार्मोन है वो आपके रिसेप्टर के साथ आके बाइंड किया। ये तो पहला स्टेप है कि रिसेप्टर ने एक्टिवेट होना है, हार्मोन आकर रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया। अब इस रिसेप्टर ने क्या करना है? वही वाला प्रोसेस है जो आपने साइक्लिक एएमपी में पढ़ा था कि रिसेप्टर क्या करेगा? जी प्रोटीन की एक्टिवेशन करेगा, जी प्रोटीन का अल्फा सब यूनिट डिसोसिएट होगा, जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट होगी। वो सारा जो भी प्रोसेस आपने ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ वो होगा जी। इसका एरो से जी प्रोटीन बनने का मतलब है कि ये वो सारा प्रोसेस हुआ है, यहाँ पे शो नहीं हुआ लेकिन हुआ है। जी प्रोटीन की एक्टिवेशन। अब जी प्रोटीन का जो अल्फा सब यूनिट डिसोसिएट हुआ था अलॉन्ग विद जीटीपी, वो जाके अटैच होगा, उसने जाके अटैच होना था एक एंजाइम के साथ। तो यहाँ पर ये किस एंजाइम के साथ जाके अटैच हुआ है? फॉस्फोलाइपेज सी के साथ। अगर आप इसको कंपेयर करें विद द साइक्लिक एएमपी सिस्टम, तो वहाँ पर जी प्रोटीन एक्टिवेशन के बाद किसके साथ जाके बाइंड हुई थी? एडिनाइलाइल साइक्लेज के साथ जाके बाइंड हुई थी। यहाँ पर जी प्रोटीन एक्टिवेशन के बाद फॉस्फोलाइपेज सी के साथ जाके बाइंड हुई है। अब फॉस्फोलाइपेज सी ने क्या करना है? ये जो आपके पास पड़े हुए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है? फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है। फॉस्फोलिपिड्स में से एक हमारे पास फॉस्फोलाइपेज इनोसिटोल डाइफॉस्फेट भी होता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा सेकंड मैसेंजर का, वो किससे होगा? वो होगा, हम कहते हैं डाइसाइलग्लाइसरोल इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट सिस्टम। अब ये मैं आपको गाइटिन की डायग्राम दिखा रही हूँ और यहीं से समझा देती हूँ कि किस तरह से इसका ये पूरा फ्लो चार्ट कैसे बनाना है और किस तरह से इसको समझना है। अब जो हमने साइक्लिक एएमपी सिस्टम पढ़ा था, उसमें जो आपकी जी प्रोटीन थी वो कहाँ पे प्रेजेंट थी? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट थी। इस केस में क्या होगी? आपकी जो जी प्रोटीन है वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है और जो आपका एंजाइम है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, जिसको जी प्रोटीन ने एक्टिवेट करना है। वहाँ पर जी प्रोटीन ने किसको एक्टिवेट किया था? एडिनाइलाइल साइक्लेज को। यहाँ पर जी प्रोटीन ने फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करना है। अब देखते हैं कि होगा क्या। सबसे पहले आपका जो हार्मोन है वो आपके रिसेप्टर के साथ आके बाइंड किया। ये तो पहला स्टेप है कि रिसेप्टर ने एक्टिवेट होना है, हार्मोन आकर रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया। अब इस रिसेप्टर ने क्या करना है? वही वाला प्रोसेस है जो आपने साइक्लिक एएमपी में पढ़ा था कि रिसेप्टर क्या करेगा? जी प्रोटीन की एक्टिवेशन करेगा, जी प्रोटीन का अल्फा सब यूनिट डिसोसिएट होगा, जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट होगी। वो सारा जो भी प्रोसेस आपने ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ वो होगा जी। इसका एरो से जी प्रोटीन बनने का मतलब है कि ये वो सारा प्रोसेस हुआ है, यहाँ पे शो नहीं हुआ लेकिन हुआ है।
जी प्रोटीन की एक्टिवेशन, अब जी प्रोटीन का जो अल्फा सब यूनिट डिसोसिएट हुआ था अलॉन्ग विद जीटीपी, वो जाके अटैच होगा, उसने जाके अटैच होना था एक एंजाइम के साथ। तो यहाँ पर ये किस एंजाइम के साथ जाके अटैच हुआ है? फॉस्फोलाइपेज सी के साथ। अगर आप इसको कंपेयर करें विद द साइक्लिक एएमपी सिस्टम, तो वहाँ पर जी प्रोटीन एक्टिवेशन के बाद किसके साथ जाके बाइंड हुई थी? एडिनाइलाइल साइक्लेज के साथ जाके बाइंड हुई थी। यहाँ पर जी प्रोटीन एक्टिवेशन के बाद फॉस्फोलाइपेज सी के साथ जाके बाइंड हुई है। अब फॉस्फोलाइपेज सी ने क्या करना है? ये जो आपके पास पड़े हुए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है? फॉस्फोलिपिड्स का बना। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को के अंदर फॉस्फोलिपिड्स हैं, उनमें से एक होता है फॉस्फेटेड डाइल इनोसिटोल बाईफॉस्फेट, जो आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब फॉस्फोलाइपेज सी जो कि एक्टिवेट हुए जी प्रोटीन से, जी प्रोटीन जो कि एक्टिवेट हुई थी इस रिसेप्टर से, और रिसेप्टर को किसने एक्टिवेट किया था? हार्मोन ने। अब जो हमारे पास ये फॉस्फोलाइपेज सी है, ये ब्रेक डाउन करवाएगा फॉस्फेटेड डाइल इनोसिटोल बाईफॉस्फेट को इनटू डाईएसाइल ग्लाइसरोल और इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ये दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे हमारे पास। अब इन दो कंपोनेंट्स ने सेल के अंदर जाके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करवाने हैं। अब मैं आपको इनके डिफरेंट फंक्शंस बताती हूँ। जो हमारे पास इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट है, इसने जाके कैल्शियम आयंस को बाहर निकालना है। कहाँ से बाहर निकालना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से और माइटोकॉन्ड्रिया से इसने कैल्शियम आयंस को बाहर निकालना है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर एक्ट करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर हमें पता है कि कैल्शियम आयन स्टोर्ड होते हैं। कैल्शियम आयन को बाहर निकालेगा और फिर कैल्शियम आयन सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। कैल्शियम आयन का अपना फंक्शन होता है कि वो मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएं या जो भी उनके फंक्शन है वो परफॉर्म करवाएं। ठीक है। सेकंड जो हमारा कंपोनेंट था डाईएसाइल ग्लाइसरोल जो कंपोनेंट था, इसने क्या करवाना है? अब डाईएसाइल ग्लाइसरोल जो है हमारा, ये जिस तरह साइक्लिक एएमपी ने करवाया था कि प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करवाया था, ये बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है। डाईएसाइल ग्लाइसरोल क्या करेगा? इनएक्टिवेट प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिव प्रोटीन काइनेसिस में चेंज करवाएगा। फिर ये एक्टिव प्रोटीन काइनेसिस जो सेल के अंदर इनएक्टिव प्रोटीन्स हैं उनकी फॉस्फोराइलेशन करवा के उनको काम करने के काबिल बनाएगा। ठीक है। थर्ड जो हमारे पास मैकेनिज़्म है वो है हमारे पास हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और ये चारों जो मैकेनिज़म्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा सिंपल है। अब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का जो मैकेनिज़्म है वो किस तरह से होता है? कुछ हार्मोन्स हमारे पास ऐसे हैं जो लिपिड सॉल्युबल हैं, तो वो इजीली हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ सकते हैं। तो ऐसे जो हार्मोन्स हैं उनका जो रिसेप्टर होता है वो या तो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है या फिर न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। बाकी जो हमने पहले दो मैकेनिज़्म पढ़े उनके अंदर जो रिसेप्टर होता है वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। आधा पार्ट उसका सेल के बाहर होता है और आधा पार्ट सेल के अंदर होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। अब अगर हम लोग इस हार्मोन की बात करें जो लिपिड सॉल्युबल है, जैसे स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, विटामिन डी है, या डिफरेंट जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं। अब ये हार्मोन क्या करेगा? डिफ्यूजन के ज़रिए ये हमारे सेल के अंदर एंटर होगा। अब इसका हार्मोन या तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हो सकता है या फिर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, इन दो जगहों पर प्रेजेंट हो सकता है। अब ये क्या करेगा? ये हमारे पास प्लाज्मिक रिसेप्टर के साथ या न्यूक्लिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। यानी अब हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर चुका है। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, इसने क्या करवाना है? इसने अगर ये साइटोप्लाज्म के अंदर बन रहा है तो ये न्यूक्लियस में एंटर होगा। अगर न्यूक्लियस में बनना है, ऑलरेडी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा? ये जो डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसे हम कहते हैं हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, उसके साथ ये बाइंड करेगा और डीएनए से आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। फिर आरएनए जब बनेगा वो साइटोप्लाज्म में जाकर डिफरेंट प्रोटीन्स बनवाएगा और वो प्रोटीन्स जो हैं वो सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये पिछले दो सिस्टम से मुख्तलिफ है। किस तरह से मुख्तलिफ है? जो आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये प्रोटीन की एक्टिवेशन नहीं करवा रहा बल्कि प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको लिख भी लें बेशक कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा है, एक्टिवेशन नहीं करवा रहा। ठीक है, जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करवा रहा है, फिर ये मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा है। तो ओवरऑल भी इसका फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस है, ना कि प्रोटीन एक्टिवेशन है। नेक्स्ट जो मैकेनिज़्म है वो जैक स्टैट सिस्टम है। ठीक है,
अब इस सिस्टम के अंदर दोनों मैकेनिज़म्स हो रहे हैं, प्रोटीन की एक्टिवेशन भी हो रही है और हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस भी हो रही है। जैक स्टैट सिस्टम दोनों काम करवा रहा है, एक्टिवेशन भी करवा रहा है और सिंथेसिस भी करवा रहा है। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब इस केस में हमने लेप्टिन हार्मोन की एग्जांपल ली है। अब यहाँ पर जो इसका रिसेप्टर है, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा ये सेल है, ठीक है। ये सेल का न्यूक्लियस है, यानी कुछ काम न्यूक्लियस के अंदर होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस होगा, फिर वो साइटोप्लाज्म में आके प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा, और कुछ काम साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, यानी कि एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। अब जो हमारे पास ये जैक स्टैट सिस्टम है, इसको जैक स्टैट सिस्टम क्यों कहते हैं? अब ये जो रिसेप्टर है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? अब ये जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर के भी दो पार्ट हैं, एक इसका एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है और एक इसका इंट्रा सेलुलर पार्ट है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट के साथ आकर हार्मोन अटैच हुए, रिसेप्टर की क्या हो गई है? एक्टिवेशन हो गई है। अब रिसेप्टर के साथ यहाँ पर क्या चीज़ बाइंड है? अब ये जी प्रोटीन वाला काम नहीं है, जैसे हमने पहले दो मैकेनिज़्म में जी प्रोटीन पढ़ा था कि जो रिसेप्टर होता है उसके साथ जी प्रोटीन लगी होती है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसके साथ दो और मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। एक हमारे पास है जेनस काइनेज जिसको हम कहते हैं जैक, और एक हमारे पास है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जिसको हम स्टैट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पर रिसेप्टर के साथ ये दो मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। अब होगा किस तरह से? लेप्टिन हार्मोन आया, उसने रिसेप्टर को एक्टिवेट किया। रिसेप्टर ने क्या किया? रिसेप्टर ने जेनस काइनेज की फॉस्फोराइलेशन करवाई। ये आपको फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ नज़र आ रहा है। जेनस काइनेज की फॉस्फोराइलेशन ही मतलब कि जेनस काइनेज एक्टिवेट हो गया। अब जैक ने क्या किया? इसने स्टैट को एक्टिवेट किया इसकी फॉस्फोराइलेशन करवा के, ठीक है। अब हमारे पास दो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, एक जैक और एक स्टैट। अब इन दोनों के ज़रिए काम होगा। अब किसने कौन सा काम करना है? स्टैट जो है उसने करवानी है प्रोटीन सिंथेसिस, और जैक जो है इसने एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन्स करवा के डिफरेंट सेलुलर फंक्शंस करवाने हैं, ठीक है। जैक की फॉस्फोराइलेशन हुई, जैक ने फिर स्टैट की फॉस्फोराइलेशन करवाई। स्टैट क्या करेगा? न्यूक्लियस के अंदर एंटर होगा, न्यूक्लियस के अंदर एंटर होके एक स्पेसिफिक जो रिस्पॉन्स एलिमेंट है उसके ऊपर अटैच होगा, डीएनए के ऊपर। डीएनए से आरएनए बनवाएगा, आरएनए फिर क्या करेगा? प्रोटीन बनवाएगा। स्टैट का ये काम हो गया। जैक का क्या काम होगा? जैक ने एक्टिवेशन करवानी है डिफरेंट एंजाइम्स की, ठीक है। जैसे आपका साइक्लिक एएमपी सिस्टम काम कर रहा था और जैसे आपका डाईइथाइल ग्लाइसरोल काम कर रहा था, उसी तरह से इसने एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स करवानी है और फिर ये एंजाइम्स डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से आपका जैक स्टैट सिस्टम हो गया।